फिल्म की शुरुआत जॉन विक के अलार्म घड़ी की आवाज से जागने से होती है। खाली कमरे में उसकी और उसकी पत्नी की तस्वीरें हैं। जॉन कुछ उदास दिखता है। उसका मन अपनी पत्नी के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करता है, लेकिन उनके साथ बिताए जीवन के निशानों के अलावा वो अब उसे देख नहीं सकता। पता चलता है कि कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और अस्पताल में दुखद रूप से उसका निधन हो गया। जॉन अपनी पत्नी के ठंडे माथे को धीरे से चूमता है, उसे अंतिम विदाई देता है। उसी शाम घर लौटने पर जॉन को एक रहस्यमय पैकेज मिलता है, जिसमें एक पिंजरे में एक पिल्ला होता है, जिसके ऊपर एक लिफाफा होता है। जॉन ने लापरवाही से उसे खोला और अंदर की चीजें देखकर इस सख्त मिजाज आदमी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। पता चला कि ये पिल्ला उसकी पत्नी का उसके लिए आखिरी तोहफा था, इस उम्मीद में कि ये उसके दुख में उसका साथ देगा। भले ही मौत ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन उनका रिश्ता अटूट रहा। तब से वे दोनों कभी अलग नहीं हुए। जॉन अपनी पत्नी के लिए अपनी सारी तड़प उस कुत्ते में उड़ेल देता था। उसने सोचा कि उनका शांतिपूर्ण जीवन चलता रहेगा, लेकिन एक दिन जॉन कुत्ते को खाना खरीदने के लिए ले गया। एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते समय सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ एक रूसी अमीर लड़का पास आया। जॉन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चलाकर जाने वाला था, जॉन ने इन छोटे मोटे गुंडों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन हालात बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं थे। तभी उस अमीर लड़के ने एक घिनौनी मुस्कान दिखाई। जैसे ही रात हुई, कुत्ते को खतरे का आभास हुआ और एक भौंकने की आवाज से जॉन चौंक गया। वो जांच करने के लिए नीचे गया, लेकिन अचानक जॉन को चक्कर आ रहा था और वो विरोध करने में असमर्थ था, लेकिन उसे इसका बदला लेना ही था। जब वो बेहोशी से जागा तो उसने पिल्ले का शव अपने पास पाया। उसने पिल्ले को उठाया और धीरे से सहलाया। एक गहरा दुख उस पर छा गया। उसने पिल्ले को दफनाया और फर्श से खून के धब्बे पोंछे, लेकिन वह जितना शांत दिखाई दे रहा था, उसका आंतरिक क्रोध और दुख उतना ही उग्र होता जा रहा था। उसकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई थी और उसके पिल्ले की बेरमी से हत्या कर दी गई थी। इस क्षण से एक सोया हुआ जानवर जागने वाला था। इस बीच दूसरी पीढ़ी का गैंगस्टर अपनी चोरी की मस्टैंग कार को एक उपनगरीय मरम्मत की दुकान पर ले गया, जिसका इरादा लाइसेंस प्लेट बदलवाना और कार को कानूनी रूप से वैध करवाना था। उसे देखकर दुकान मालिक का चेहरा एकदम बदल गया। उसने गैंगस्टर को एक घूंसा मारा। हालांकि जॉन विक, जो एक हत्यारा था, के साथ उसके व्यापारिक संबंध थे, फिर भी वो इन गैंगस्टरों से कहीं ज्यादा खूंखार था। कुछ ही समय बाद जॉन अचानक वहां पहुंच गया। मरम्मत की दुकान के मालिक ने बड़े सम्मान के साथ जॉन को एक छोटा गिलास शराब पिलाई और बताया कि कार चुराने वाला युवक रूसी माफिया सरगना विग्गो का इकलौता बेटा योसेफ था। उसी क्षण से जॉन और माफिया के बीच जीवन मरण का संघर्ष शुरू हो गया। अप्रत्याशित रूप से जॉन के जाते ही माफिया सरगना ने फोन करके स्पष्टीकरण मांगा। विग्गो का चेहरा गंभीर हो गया। स्पष्ट था कि उसके बेटे ने उसे गंभीर मुसीबत में डाल दिया था। जॉन का नाम सभी को पता था, यहाँ तक कि माफिया सरगना भी उससे डरते थे। उसने तुरंत अपने बेटे को वापस बुलाया। बिना कुछ कहे उसने उसे एक घूंसा मारा। इतने सारे लोगों में से उसने हत्या के देवता जॉन विक को ही क्यों उकसाया? लेकिन उस समय दूसरी पीढ़ी के गैंगस्टर का ध्यान कहीं और था। उसने तो बस एक स्पोर्ट्स कार चुराई थी। उसके पिता इतने गुस्से में क्यों थे? पता चला कि जॉन एक रिटायर्ड टॉप असैसिन था, जो कभी विग्गो का तुरुप का पत्ता हुआ करता था। उसने एक बार सिर्फ एक पेंसिल से एक बार में 3 लोगों को मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि जॉन की खूनी हत्याओं के बिना उनका मौजूदा गिरोह साम्राज्य अस्तित्व में नहीं होता। बाद में जॉन को एक महिला से प्यार हो गया और वो अंडरवर्ल्ड से रिटायर होना चाहता था। इस टॉप असैसिन को अपने पास रखने के लिए विग्गो ने उसे एक असंभव मिशन सौंपा। अप्रत्याशित रूप से जॉन ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे वो रातों रात मशहूर हो गया। तब से जॉन सफलतापूर्वक रिटायर हो चुका था और अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था। जॉन ने खुद से कहा कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन अब जब उसके बेटे ने अपनी सीमा पार कर ली थी, तो जॉन ने ठान लिया था कि वो इसे जाने नहीं देगा। जॉन ने एक बक्सा खोला जो विभिन्न हत्या के हथियारों और भूमिगत कक्षों के लिए रखे गए सोने के सिक्कों से भरा था। विग्गो ने तुरंत जॉन को फोन किया, इस उम्मीद में कि पुराने एहसानों के चलते वो उसके बेटे को बख्श देगा, लेकिन उसकी मिन्नतों और विनम्र लहजे के बावजूद जॉन चुप रहा। उसने कहा कि पुराने तरीके नहीं अपनाने चाहिए और सभ्य लोगों की तरह इस मामले को सुलझाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें केवल जान की बाजी लगानी थी। अगली रात विग्गो ने कुछ खास हथियारों को जॉन के घर में भेजा, लेकिन जॉन ने कोई हड़बड़ी नहीं की। अपनी लंबे समय से इस्तेमाल न की गई पिस्तौल उठाई और लापरवाही से बत्तियां बुझा दी। उसी क्षण रात के शैतान की तरह उसने अपना शिकार शुरू किया। कई हथियारों को सफलतापूर्वक मार गिराने के बाद जॉन ने कमरे की तलाशी ली। अचानक एक हत्यारा बाहर निकला, लेकिन इस बेजोड़ हत्या की मशीन के सामने कोई भी जवाबी हमला बेकार था। जॉन ने सभी 12 हत्यारों को मार गिराया
लेकिन इससे पहले कि वो सांस भी ले पाता, एक पुलिसकर्मी आ गया। हालांकि अंदर लाशें देखकर पुलिसकर्मी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जाहिर है पुलिस भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। जॉन ने भूमिगत सफाई कर्मी को बुलाया और 12 लोगों के लिए भोजन का ऑर्डर दिया। साथ ही 1 दर्जन काले बाजार के सोने के सिक्के भी मंगवाए। कुछ ही देर बाद सफाई कर्मी चार्ली कई आदमियों के साथ उसके घर पहुंच गया। वे आदमी पेशेवर और कुशल थे। बिना कुछ कहे उन्होंने शवों को समेटा और घटनास्थल को पूरी तरह से साफ कर दिया। खून का एक भी निशान नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि एक बड़े जासूस को भी निशान ढूंढना मुश्किल होता। देखते ही देखते घटनास्थल साफ हो गया और 12 शवों को एक कार में लाद दिया गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। जॉन ने चार्ली को सोने के सिक्के सौंप दिए और पहली लड़ाई खत्म हो गई। हत्यारों के मारे जाने की खबर मिलते ही विग्गो ने तुरंत अपने आदमियों को जॉन की हत्या के लिए $20 लाख का इनाम घोषित करने का आदेश दिया। सफलता सुनिश्चित करने के लिए विग्गो ने मार्कस से विशेष मुलाकात भी की। मार्कस और जॉन घनिष्ठ मित्र थे और दोनों ही उच्च कोटि के स्नाइपर थे। मार्कस के मजबूत समर्थन से विग्गो को आखिरकार अपनी सफलता की संभावनाओं पर थोड़ा और भरोसा हुआ। इसी बीच जॉन कॉन्टिनेंटल होटल की ओर गाड़ी चलाकर गया। ये होटल कोई साधारण जगह नहीं थी। ये हत्यारों को पनाह और खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने का अड्डा था। लेकिन इसके नियम बेहद सख्त थे। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जॉन होटल में दाखिल होते ही एक महिला हत्यारी से मिला। दोनों पुराने परिचित थे और संक्षिप्त अभिवादन के बाद जॉन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कॉन्टिनेंटल होटल में रुकने का उसका मकसद शरण लेना नहीं था, बल्कि होटल मैनेजर विंस्टन से माफिया के वारिस यूसुफ के ठिकाने का पता लगाना था। विंस्टन टकराव से बचने के लिए कोई जानकारी नहीं दी। जॉन जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक लेने वाला था, बारटेंडर ने उसे एक गिलास पकड़ाते हुए कहा कि ये विंस्टन की तरफ से है। गिलास के नीचे एक नैपकिन था जिस पर रेड सर्कल क्लब लिखा था, वही जगह जहां यूसुफ छिपा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉन ने अपने सभी हथियार निकाल लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली और दुश्मन की तैयारी जानते हुए भी अकेले ही अंदर घुसने का फैसला किया। इस बीच विग्गो ने एक बड़ी सेना तैनात कर दी, जबकि यूसुफ स्नानघर में मौज मस्ती में मग्न था। जॉन आसानी से लॉकर रूम में घुस गया और सबसे पहले अपने एक आदमी का गला काट डाला। विक्टर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ, उसका भाग्य तय हो चुका था। ये सब करने के बाद जॉन चुपचाप स्नानघर में घुस गया, अपने लक्ष्य के स्थान को चिन्हित किया और तुरंत हत्या शुरू कर दी। अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण एक सुरक्षा गार्ड ने उसे देख लिया। हाथापाई के दौरान गार्ड ने गलती से कांच का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे जॉन की हरकतें सबके सामने आ गई। अब जॉन को कोई संकोच नहीं था और वो तुरंत जीवन मरण की लड़ाई में उतर गया। हालांकि जैसे ही जॉन आगे बढ़ने वाला था, एक हट्टे-कट्टे आदमी ने उसे रोककर खदेड़ दिया। यूसुफ ने अफरातफरी का फायदा उठाते हुए डांस हॉल में प्रवेश किया और जॉन को अपने पीछे आते देख तुरंत अपने आदमियों को उसे रोकने का आदेश दिया, लेकिन ये गुंडे उसका मुकाबला करने में असमर्थ थे। जॉन ने आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को मार डाला और तुरंत एक और खूनी नरसंहार शुरू कर दिया। जॉन ने बंदूक में गोलियां भरी, उसे तैयार किया और पलक झपकते ही कई और गिरोह के गार्डों को मार गिराया। जॉन जमीन पर गिर गया, लेकिन सौभाग्य से उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और उसे कोई चोट नहीं आई। इसी बीच यूसुफ ने बाहर भागने का मौका पाकर एक कार में छलांग लगाई और बेफिक्री से निकल गया। जॉन की स्थिति कहीं अधिक निराशाजनक थी। दुश्मन के पास बहुत सारे अंगरक्षक थे और एक भयंकर झड़प के बाद उसकी कमर में चाकू लग गया और अंगरक्षक उसे तुरंत इमारत से बाहर ले गए। चूंकि उसका निशाना भाग चुका था, इसलिए उसने रुकने की कोई जरूरत नहीं समझी और तुरंत अफरातफरी में भाग निकला। निस्संदेह ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉन अपने घाव को पकड़े हुए कॉन्टिनेंटल होटल लौटा। रिसेप्शनिस्ट ने शायद इसकी आशंका जताते हुए जल्दी से टांके लगाने के लिए एक डॉक्टर का इंतजाम किया था। हालांकि असली संकट तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही वो लेटकर आराम करने वाला था, उसके दोस्त मार्कस ने स्नाइपर राइफल उठाई और खिड़की से सीधे उस पर निशाना साधा। तभी मार्कस ने एक हत्यारे को कमरे में घुसते देखा। खतरे को भांपते हुए जॉन बिस्तर से नीचे लुढ़क गया और पाया कि महिला हत्यारा चुपके से अंदर घुस आई थी। इनाम के लालच में हत्यारे ने होटल के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया था। जॉन को मारने के लिए विग्गो ने इनाम बढ़ाकर $40 लाख कर दिया था, इसीलिए उसने ये जोखिम उठाया था। परकिंस भी बेहद कुशल था, लेकिन दुर्भाग्य से वो जॉन से थोड़ा कमजोर था और जॉन ने उसे तुरंत काबू कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए परकिंस ने लिटिल रूस नामक एक चर्च का खुलासा किया, जो विग्गो का गुप्त तहखाना था। जॉन ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन तुरंत नहीं मारा। अगली सुबह जॉन अकड़ते हुए चर्च में घुस गया और उसका स्वागत करने वाले पादरी पर कोई रहम नहीं दिखाया। जॉन ने पादरी को पकड़ा और उसे भूमिगत तहखाने तक ले जाने के लिए मजबूर किया। फिर उसने नकदी के ढेर जमीन पर फेंक दिए और अंत में 2 मोलोटोव कॉकटेल फेंककर तिजोरी को जलाकर राख कर दिया। हालांकि उसका मकसद इससे कहीं ज्यादा जटिल था। कुछ ही समय बाद
खबर मिलते ही विग्गो अपने आदमियों के साथ तुरंत वहां पहुंच गया। उन्हें पता नहीं था कि जॉन कुछ समय से वहां इंतजार कर रहा था। उस क्षण से जॉन और रूसी माफिया के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। गोलीबारी के दौरान उसके एक आदमी ने कार स्टार्ट की और जॉन को टक्कर मार दी, जिससे वो बेहोश हो गया। जब जॉन को होश आया तो उसे पहले ही बांधकर माफिया सरगना विग्गो एक गोदाम में ले जा चुका था। विग्गो ने जॉन को फटकारा और पूछा कि एक मरे हुए कुत्ते के लिए उससे जानलेवा लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। ये सोचकर कि जॉन निश्चित रूप से मर चुका है, विग्गो तुरंत मुड़ा और चला गया। हालांकि उसी समय मार्कस मदद के लिए वहां पहुंच गया। उसने ऊपर से तो विग्गो के सौदे पर सहमति जताई, लेकिन मन ही मन अपने दोस्त जॉन की रक्षा करना चाहता था। जॉन ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत एक जोरदार जवाबी हमला कर दिया। भयंकर लड़ाई के बाद जॉन ने विग्गो के अंगरक्षक का मौके पर ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने अंगरक्षक का हथियार उठाया और भागते हुए विग्गो पर तुरंत हमला कर दिया। जॉन ने उससे उसके बेटे के ठिकाने के बारे में पूछताछ की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से विग्गो ने अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे के छिपने की जगह बता दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि विग्गो सचमुच एक जिम्मेदार पिता था। इस बीच उसका बेटा यूसुफ अंधेरे कमरे में कांप रहा था। कड़ी सुरक्षा के बावजूद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अपने साथियों को शूटिंग गेम खेलते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। अगले ही पल जॉन वहां पहुंच गया। गार्ड ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत मार गिराया गया। परिधि पर मौजूद बंदूकधारियों को खत्म करने के बाद जॉन ने रिमोट कंट्रोल दबाया और तुरंत दुश्मन के सभी वाहनों को नष्ट कर दिया, जिससे यूसुफ गेम छोड़कर नहीं जा सका। जॉन ने उसे पेट में गोली मार दी। अपने कुत्ते के हत्यारे का सामना करते हुए उसने जरा भी संकोच नहीं किया और उसे मौके पर ही मार डाला। ये सब करने के बाद जॉन चेक आउट करने के लिए कॉन्टिनेंटल होटल लौट गया। माफी मांगने के लिए होटल प्रबंधन ने उन्हें मुआवजे के तौर पर एक नई कार दी। फिर जॉन अपने दोस्त मार्कस से मिलने गया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसे लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि महिला हत्यारी पर्किंस दूर से उन्हें खतरनाक नजरों से देख रही थी। उन्होंने जॉन पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने मार्कस को निशाना बनाया। उसके घर में घुसकर उसे वही बंधक बना लिया। गुस्से से भरे विग्गो ने मार्कस को बुरी तरह प्रताड़ित किया और अंत में उसे 2 गोलियां मारकर मौके पर ही उसकी जान ले ली। हालांकि ये अंत नहीं था। उसने फिर जॉन को उकसाने के लिए लापरवाही से फोन किया। ये सुनकर जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्त के घर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच कॉन्टिनेंटल होटल में भी शुद्धिकरण शुरू हो गया। महिला हत्यारी पर्किंस ने खुलेआम होटल पर हमला किया था और मैनेजर विंस्टन स्वाभाविक रूप से इसे बिना सजा के नहीं छोड़ सकता था। खतरनाक अंडरवर्ल्ड में कॉन्टिनेंटल होटल की प्रतिष्ठा उसके क्रूर तरीकों पर बनी थी। पर्किंस को खत्म करने के बाद विंस्टन ने जॉन को फोन किया और विग्गो के ठिकाने के बारे में बताया, क्योंकि वो भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जॉन इसे ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी स्पोर्ट्स कार से उसका पीछा किया और अंतिम बदला शुरू हो गया। जॉन ने कार को रोक दिया और कई अंगरक्षक बाहर निकले और जॉन की गाड़ी पर गोलियां चला दी। हालांकि जॉन शांत रहा। गाड़ी रिवर्स करते हुए उसकी हरकतें इतनी फुर्तीली और कारगर थी कि पलक झपकते ही विग्गो के सारे आदमी ढेर हो गए। अप्रत्याशित रूप से उसी क्षण विग्गो ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और जॉन की कार में टक्कर मार दी। उसे प्लेटफॉर्म से नीचे धकेलने की कोशिश की। सौभाग्य से जॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कार से कूद गया। बाल बाल बच गया। जॉन के पास बंदूक देखकर विग्गो ने आमने सामने की लड़ाई यानी जीवन मरण की लड़ाई का प्रस्ताव रखा। जॉन ने अपनी पिस्तौल फेंक दी और तुरंत विग्गो से आमने सामने की लड़ाई में उलझ गया। अप्रत्याशित रूप से विग्गो ने खेल भावना का कोई परिचय नहीं दिया और अचानक एक खंजर निकालकर जॉन पर हमला कर दिया। जॉन, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अपने ऊपर आ रहे खंजर को सहन किया। फिर उसे निकालकर विग्गो की गर्दन में घूम दिया। हालांकि लड़ाई का ये तरीका दोनों पक्षों के लिए बेहद घातक था, लेकिन विग्गो को मारने का यही सबसे कारगर तरीका था। ये सब करने के बाद जॉन ने एक सुरक्षा द्वार तोड़ दिया और पास के एक पशु चिकित्सालय में घुस गया। कुछ कीटाणुनाशक ढूंढा और फिर असहनीय दर्द सहते हुए अपने घाव पर एक साधारण पट्टी बांध ली। लेकिन तभी अचानक एक कुत्ते ने जॉन का ध्यान खींचा। वो उसके पास गया, उसका पिंजरा खोला और उसे बाहर निकाल दिया। स्टोरी के एंड में जॉन और डॉग लिंपिंग करके घर लौटते हैं। इस प्रकार जॉन विक एक ऑफिशियली एंड होता है। लेकिन जॉन विक की स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।